नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। अर्थात यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सभी बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सबसे पहले तो थियरी पढ़ाई जाती है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थ्योरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर होती रहे। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें कोर्स की वैलिडिटी की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आप वर्तमान परीक्षा के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, तो जब भी उसका नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट नहीं करनी होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, ये सारे अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मैं निश्चित तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी कंटेंट एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं उसको ठीक से फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं करता है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब चलिए, अगर जो हम लोग इस प्रश्न की बात करें, तो आपको क्या याद आना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं करता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो जब आर्थिक समृद्धि की बात होती है, तो आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है। आर्थिक समृद्धि कहाँ पे देखने को मिलती है? आर्थिक समृद्धि विकसित देश में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर जो हम ये बात करें कि आर्थिक विकास कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आर्थिक विकास विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो भारत में अभी आर्थिक समृद्धि देखने को नहीं मिलेगा, भारत में आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय, जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, जब किसी देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ठीक है, और जब
मनुष्य के मानव कल्याण में बेहतरी होती है तो हम कहते हैं कि वो देश विकासशील देश है। ठीक है, तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की आधारभूत संरचना, मानव कल्याण में सतत रूप से वृद्धि होती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये देश आर्थिक विकास कर रहा है। लेकिन जो देश आर्थिक विकास करता है उसके पास तकनीकी नहीं होती है, उसके पास क्या होती है, तकनीक नहीं होती है। और वहीं आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे इंग्लैंड हो गया। तो आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपके राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। लेकिन आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा जो द्योतक होता है वो होता है तकनीक, अर्थात टेक्नोलॉजी। और विकासशील देश में आर्थिक विकास का सबसे बड़ा जो संकेतक होता है वो क्या होता है, वो मानव कल्याण में विकास, मानव कल्याण में वृद्धि, मानव कल्याण में वृद्धि। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हैं, बी बोलिए ना, वितरण में प्रगति। ठीक है, तो अगर जो हम आप लोगों से ये कहें कि आर्थिक विकास शब्द किससे स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं है तो वितरण में प्रगति, क्योंकि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो वहां पे देखते हैं कि आय की विषमता पाई जाती है, गरीब बहुत गरीब होता है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकासशील देश होने का कारण है। हम क्यों कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, हम क्यों कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, चलिए बताइए भाई। भारत एक विकासशील देश है, हम क्यों ऐसा कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो भारत एक विकासशील देश है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे पास तकनीक नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमारी कुल जनसंख्या का मैक्सिमम लोग अभी भी कृषि पे निर्भर है, हमारी जो कुल जनसंख्या है उसके अधिकांश लोग अभी भी क्या है, कृषि पे निर्भर है, देयर इज नो डाउट। दुर्लभ पूंजी है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ज्यादा उच्च बीज का इस्तेमाल कर पाए या रसायन का इस्तेमाल कर पाए या लोग कीटनाशक का प्रयोग कर पाए। साथ ही साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय निम्न भी है। तो ये जो तीनों बातें हैं ये हमको बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए। आप लोग इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। ये मिसप्रिंट का इशू है बट कोई बात नहीं है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 और 2। ठीक है, तो ए में क्या कहा गया है कि आर्थिक विकास पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति पे निर्भर करता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, कॉमन सेंस लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा। ठीक है, आर्थिक विकास पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति पे निर्भर है। हम लोग कहते हैं ना कि अगर जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो हमें बचत ज्यादा करना पड़ेगा, पूंजी संचय ज्यादा करना पड़ेगा। और जब हम पूंजी संचय ज्यादा करेंगे तो उससे हम अच्छी तकनीक खरीद पाएंगे और जब हम अच्छी तकनीक खरीद पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी तकनीकी बेहतर होगी तो टेक्नोलॉजी के कारण हमारा उत्पादन भी बेहतर हो जाएगा। तो पहली बात तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गरीब विकासशील देश के लिए पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक है। तो बात तो ये भी ठीक है भैया, अगर जो आप गरीब देश है तो आपको पूंजी का संचय करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूंजी के तो आप तकनीकी खरीद नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी खरीद नहीं पाएंगे। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अरे भाई, जो ऑप्शन नंबर जो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही तो कह रहा है ना कि आर्थिक विकास, अब आर्थिक विकास विकासशील देशों में होगा।
तो विकासशील देश के पास पूंजी की कमी होती है, तभी तो विकासशील देश पूंजी का संचय करेगा, और जब विकासशील देश पूंजी का संचय करेगा तो टेक्नोलॉजी को खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और गरीब विकासशील देश के लिए पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि पूंजी रहेगा भैया तभी तो आप उत्पादन करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ये बार बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। चलिए, पूनम राजपूत जी, अनीता जी, नौशाद अली जी, शत्रुघ्न जी, रितु चौहान जी, सुनीता गुप्ता जी, रिंकू जी, सर्वेश कुमार जी, मंजू जी, संजय बहादुर लाल जी, संजय कुमार जी, रमेश जी, सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब आप कापी पेन अपने पास रखिए। जब मैं कहता हूँ कि जब भी मैं क्लास लूँ तो आप अपना थोड़ा कापी पेन पास में रखिए। देखिए, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला सभी लोग लिख करके हमको बताइए। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? तो संबंधित वर्ष की राष्ट्रीय आय, ठीक है, अर्थात किसी देश का एक वित्तीय वर्ष में उस देश की राष्ट्रीय आय अपान क्या होता है? उस देश की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना। यही तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए इसी फार्मूले का तो प्रयोग हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होगा? उस देश की राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन कौन सा है, आप कमेंट करके हमें बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि देश की कुल आय ही तो राष्ट्रीय आय होता है ना, और देश की कुल जनसंख्या, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रति व्यक्ति आय हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक किया करिए भैया। हमारे बुजुर्ग कह के गए कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। तो अगर जो आप एक लाइक कर दे रहे हैं, एक शेयर कर दे रहे हैं, तो ये ज्ञान फ्री का नहीं होगा। थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। क्लास आपकी है, आप नहीं लाइक करेंगे, आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर करेगा कौन? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बताइए कि अभिकथन दिया गया है और कारण। अब फिर से यहाँ पे अभिकथन और कारण वाली बात आ गई। क्या उत्तर आ रहा है? थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत का वित्तीय वर्ष कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा इसको। 1 अप्रैल से 31 मार्च, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म के लिए दीर्घकालीन संतुलन एल एसी के न्यूनतम बिंदु पे होता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? तो इसीलिए कहता हूँ थियरी पढ़िए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। कोई एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे जो उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित किया गया है, उसी कीमत पर फर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई, कि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे समझ पाएंगे। एल ए सी वक्र कई बार बताया हूँ, ठीक है, न्यूनतम बिंदु पे होता है, बात बिल्कुल सही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कोई भी नई फर्म यदि चाहे तो बाजार में उत्पादन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी मौजूद फर्म उद्योग छोड़कर जा सकती है। तो बात तो ये 100% ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं भैया। उद्योग में एंट्री की स्वतंत्रता होती है, उद्योग से बाहर जाने की भी स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न कि यहाँ पे गैप दे दिया गया है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इस संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है। इस प्रश्न को अच्छे से करिएगा, मैं सबका उत्तर देखूंगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स की थियरी, हाँ चल बताइए भाई।
क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। हम्म क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई और है? नहीं है, कोई नहीं है बी के अलावा। तो देखिए, जितने भी बी बोल रहे हैं सब के सब गलत होंगे। जितने भी बी वाले हैं सब के सब गलत है। अरे भाई, संसाधनों का आवंटन, कर से संसाधन के आवंटन का कोई संबंध है क्या? कर कर से संसाधन के आवंटन का कोई मतलब होगा क्या? अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये प्रत्यक्ष कर बोल रहा है और ये अप्रत्यक्ष कर बोल रहा है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जिसके ऊपर कर लगाया जाता है उसी को ही कर अदा करना होता है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या होता है कि जिसके ऊपर कर लगाया जाता है वो चाहे तो उस कर को विवर्तित भी कर सकता है। तो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में इसमें जो भी ऑप्शन दिया है, वितरण के प्रभाव या संसाधनों के आवंटन का प्रभाव, कुछ भी नहीं सही है भाई। इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर में करापात, करापात और कराघात दोनों एक ही आदमी पे पड़ता है। करापात और कराघात क्या होता है? दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ता है। जबकि अप्रत्यक्ष में करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कि भारत में जीएसटी को आरंभ करने हेतु सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? खूबसूरत सा प्रश्न है। और देखिए, मेहनत करते रहिए, लड़ते रहिए। हमेशा जिंदगी में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसी में स्थितियों परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए, देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहेंगी। वो आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे रोक लें या आप उसे बदल दें। लेकिन यार, बहुत कुछ होता रहेगा लाइफ में, लेकिन अपने ऊपर मेहनत जारी रखिए। अपने आप को बनाने का मेहनत हमेशा जारी रखिए, है ना? क्योंकि ये बस दिमाग का एक फितूर होता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग दिमाग में आती है। प्रेजेंट में आपको रहना है, और प्रेजेंट में आपको क्या करना है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, बेहतर करना है कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। जो अपने हाथ में नहीं है वो तो आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन जो अपने हाथ में है उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। और अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगर जो वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते मेहनत पूरी ईमानदारी और पूरे बल से होना चाहिए। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिए, 20 मिनट पढ़ लिए, 25 मिनट पढ़ लिए और सोचे कि बस पढ़ाई खत्म हो गई। निरंतर लगे रहिए, लगे रहिए। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में रोज मिलती है, एक के बाद एक मिलती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तैयारी पूरी रहेगी तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि भारत में जीएसटी को आरंभ करने हेतु सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये कब दिया गया था? ये 2003 में दिया गया था। सोचिए। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 279, यानी 279 ए के अंतर्गत। ठीक है। और भारत में अभी तक चार, कहीं मतलब चार, कहीं कहीं पांच आप पढ़ेंगे, कहीं चार पढ़ेंगे। तो देखिए, एक दर जो होती है वो 0% की होती है, दूसरी 5% की होती है, तीसरी 12% की होती है, ठीक है, चौथी 18% की होती है, और पांचवा जो होता है वो 28% की होती है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जीएसटी कितनी प्रतिशत लगाई जाती है? 28%। और सबसे कम, या तो ऑप्शन में जीरो दिया हो तो जीरो, और नहीं ऑप्शन में जीरो दिया है तो फिर 5। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि जीएसटी मुआवजा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भाई बताइए। जीएसटी मुआवजा तंत्र, ठीक है।
ये कब लागू हुआ भारत में? जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में लागू हुआ ना। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं कि जीएसटी का मुआवजा उपकर का उपयोग राज्यों को जीएसटी लागू होने से पहले 5 वर्षों के भीतर होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। एब्सोल्युटली 100% ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा गंभीरता से इसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो रट्टा मार के नहीं होगा। जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को मुआवजे की गारंटी दी जाती है यदि जीएसटी राजस्व वृद्धि 14% से कम हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ए और बी सभी लोग का उत्तर सही है। अगला, रॉबिनहुड प्रभाव क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है रॉबिनहुड प्रभाव। रॉबिनहुड प्रभाव बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है भाई रॉबिनहुड प्रभाव? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबिनहुड प्रभाव में एक लाइन में आपको बताऊंगा, आप जीवन भर याद रखेंगे, ठीक है। रॉबिनहुड प्रभाव के अंतर्गत सरकार क्या करती है कि अमीर वर्ग से कर लेती है। अमीर वर्ग से सरकार ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करती है, ठीक है। और ये कर जो है वो सरकार कहाँ पे व्यय करती है? वो सरकार कमजोर व्यक्ति अर्थात गरीब लोगों के उत्थान पे व्यय करती है। गरीब लोगों के उत्थान पे, गरीब लोगों के उत्थान पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? आय का पुनर्वितरण। सभी लोग का उत्तर ठीक है। एक लाइन में मैं बता रहा हूं, आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि रॉबिनहुड प्रभाव क्या होता है या रॉबिनहुड प्रभाव क्या बताता है। तो रॉबिनहुड प्रभाव हमें ये बताता है कि सरकार, उस देश की जो सरकार है वो अमीर लोग से अर्थात जो धनी व्यक्ति है उनसे सरकार ज्यादा वसूल कर रही है। क्या? कर। सरकार अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है, और जब सरकार अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है तो जब सरकार ये कर प्राप्त कर रही है तो सरकार इसको व्यय कर रही है। किस पे व्यय कर रही है? गरीब लोगों पे व्यय कर रही है, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके और अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब न हो। अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने के लिए रॉबिनहुड प्रभाव की बात की गई है। और रॉबिनहुड प्रभाव बताता है कि अमीर व्यक्ति से कर लेकर के सरकार इसे गरीबों में खर्च करती है। अगला प्रश्न है कि सिनेमा हॉल में प्रवेश क्या होता है? अभी बहुत सारे लोग गए होंगे पिक्चर देखने के लिए। एक मूवी आई है ना अभी, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। कौन सी मूवी आई है भाई? मेरा दोस्त था, उसने कहा कि चलते हैं मूवी देख के आते हैं। मैं भी गया, देख के आया। और इस समय देखिए सोशल मीडिया पे, खास करके जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप देखिए ये जो मूवी आई है ये पूरा मतलब वायरल चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से पूरा सोशल मीडिया पे यही छाया हुआ है कि नहीं है? तो जब आप पिक्चर देखने गए थे तो आपने क्या खरीदा होगा? आपने टिकट खरीदा होगा। तो टिकट खरीदे होंगे तो उसके लिए पैसा दिए होंगे। दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। अब कुछ कहेंगे कि सर जी हम तो गए ही नहीं थे। तो जो नहीं गए थे वो कभी भी तो गए होंगे जीवन में, कभी नहीं गए? ऐसा कोई है जो आज तक कभी नहीं गया थिएटर? कोई है जो आज तक कभी थिएटर नहीं गया? हाँ। तो जब भी आप पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने सुविधा के अनुसार टिकट खरीदते हैं। देखते हैं बालकनी के टिकट का जो टिकट होता है वो अलग होता है, जो ऑडिटोरियम होता है उसका टिकट अलग होता है। तो अलग अलग टिकट प्राइस होते हैं, और जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसी के हिसाब से उसे क्या किया जाएगा? थिएटर में बैठाया जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब कि ये प्रतिस्पर्धात्मक और अपवर्जनीय वस्तु है, क्योंकि भैया जो जैसा टिकट वसूल करेगा वहीं पे वो बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि कौन सी एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है?
क्या उत्तर आएगा भाई? कि कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, आपको जानना होगा कि निजी संपत्ति क्या होती है और सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है। तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसपे सरकार का अधिकार हो। जैसे हम अगर जो बात करें हमारे देश की सेना, तो सेना किसके अंडर में कार्य कर रही है? सरकार के अंडर में कार्य कर रही है। या हमारे देश की जो पुलिस है, पुलिस किसके अंडर में कार्य कर रही है? हमारे देश की सरकार के लिए कार्य कर रही है। या हम अगर जो ये कहें कि जब सरकार लैंप लगवाती है आपके मोहल्ले में, तो स्ट्रीट लैंप जो लगता है वो भी सरकारी वस्तु हुई। लेकिन निजी वस्तु क्या हो गया? ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग करने के लिए आपने भुगतान किया हो। जैसे आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल आपकी निजी वस्तु हो गई। जो आप टेलीविजन यूज कर रहे हैं वो आपकी निजी वस्तु हो गई। सो क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सद्गुणों की परिचायिका। तो कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो सद्गुणों की परिचायिका, अर्थात ये निजी संपत्ति का नुकसान थोड़ी है। निजी संपत्ति कभी भी क्या होता है कि किसी के कल्याण में कमी नहीं लाता है। तो सद्गुणों की परिचायिका। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वस्तुओं में निम्न गुण होते हैं। अभी मैंने बताया कि सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसपे समाज का मतलब सरकार का अधिकार हो या समाज का अधिकार हो, समाज के सभी वर्ग के लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर सकें। जैसे आपके मोहल्ले में जो जिम बनाया जाता है वो सार्वजनिक वस्तु हो गई। अब पुलिस है, सार्वजनिक वस्तु हो गई, वो सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, आपके पड़ोसी के लिए भी बराबर है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कौन सार्वजनिक वस्तुओं में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो क्या होता है, ये गैर प्रतिस्पर्धात्मक और गैर अपवर्जनीय होता है। जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि सरकार आपके मोहल्ले में लैंप लगवाती है, स्ट्रीट लैंप सरकार लगवाती है ना, आपने देखा होगा सड़कों पे या मोहल्ले पे। तो भैया आपके मोहल्ले में या सड़कों पे जो स्ट्रीट लैंप लगता है, तो ऐसा नहीं है कि लैंप की रोशनी आपके घर तक जाएगा और आपके पड़ोसी के घर तक नहीं जाएगा। अगर किसी गांव में या किसी मोहल्ले में लैंप लग रहा है तो उस क्षेत्र में जितने लोग भी होंगे सभी के सभी लाभान्वित होंगे और उन लोगों में कोई प्रतिभा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पोल पे चढ़ जाएगा और लाइट को अपने घर की तरफ ही घुमा लेगा, दूसरे की तरफ अंधेरा कर देगा। अगर जो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कोई परिवर्तन जो कम से कम एक व्यक्ति को बेहतर बनाता है और किसी किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, तो ये सामाजिक कल्याण में एक बेहतर सुधार है। अब इसके लिए तो अगर जो लोग पढ़े होंगे थियरी वो जानते होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग नहीं जानते होंगे। जैसे आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत हम यही तो आपको बार बार पढ़ाते हैं कि पेरेटो अनुकूलतम क्या बताता है? बताता है कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, तो अगर जो हमें व्यक्ति बी को लाभ पहुंचाना है तो व्यक्ति ए को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। अर्थात पेरेटो साहब ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर समाज में दो व्यक्ति हैं और एक को आपको लाभ पहुंचाना है तो दूसरे को आपको नुकसान पहुंचाना होगा। लेकिन इसके बाद जब सीटोवास्की आते हैं, हिक्स आते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम जिसको नुकसान पहुंचाए हैं उसकी भरपाई भी कर देंगे और एक जो दूसरा है वो अपना लाभ भी अर्जित कर लेगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपको बेसिकली यही बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, कोई बताएगा कमेंट करके? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2012 से 2017 तक। विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? विकास लक्ष्य जो रखा गया था वो रखा गया था 10%। विकास लक्ष्य की प्रारंभिक स्तर पे विकास लक्ष्य 10% रखा गया था। लेकिन फिर से भी इस विकास लक्ष्य को घटाया गया और विकास लक्ष्य को 8% किया गया कि हमें
12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% विकास की दर प्राप्त करनी है, लेकिन वास्तविक स्तर पे जो विकास की दर देखने को मिली, वास्तविक विकास जो देखने को मिला वो कितना मिला, वो मिला 6.8%। ठीक है, 6.8%। सो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 10% करना था। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये कौन सा सत्य नहीं है। तो विकास का लक्ष्य 10% तो रखा गया था, लेकिन फिर इसको कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 8% कर दिया गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस नाम से जाना जाता है? अब आपको याद आना चाहिए, हम बहुत बार आप लोगों से पूछता हूँ। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो हैरेट डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और यही दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बना है। तीसरी किससे आधारित था? कमेंट करके बताइए। फिर पांचवी में आपको गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम याद आना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर और मानव विकास की बात होती है। 11वीं में समावेशी और 12वीं में उच्चतर समावेशी विकास की बात होती है। ये सब आपके दिमाग में घूमने चाहिए, नहीं घूम रहा है तो घुमाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, औद्योगिक योजना तैयार करना। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग की स्थापना एक सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। और कोई भाई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अब ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग कब बना था? ये बना था 1950 में, लेकिन इसे 2017 में आकर के क्या नाम दे दिया गया, या किस में परिवर्तित कर दिया गया? नीति आयोग में। नीति आयोग में। ठीक है, तो जो योजना आयोग चला था, योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, लेकिन यहाँ पे 2012 से 2017 तक जब लास्ट पंचवर्षीय योजना चलती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसे खत्म कर करके फिर नीति आयोग प्रकाश में ला दिया जाता है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो भारत में योजना आयोग की सिफारिश की एक सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, के सी नियोगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 2015 में, सॉरी 2017 नहीं, 2015 में। ठीक है, हाँ सुधार लीजिएगा, 2015। ठीक है। अगला, कि सामाजिक न्याय एवं समता के साथ वृद्धि को किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि? इसमें कहा गया कि हमें समाज में न्याय को स्थापित करना है और समाज में समता लानी है, अर्थात सभी लोग बराबर हो। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आगत निर्गत मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना है? ठीक है, लिख लीजिएगा, आगत निर्गत मॉडल। एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पेपर में देता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जिसका संबंध आगत निर्गत मॉडल से है? हाँ, तो
जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल क्या बोल रहे हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सामाजिक न्याय और समानता के साथ देश की समृद्धि करना नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1997 से लेकर के 2002 तक। 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और जो समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, समृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 6.5%। लेकिन विकास की जो प्राप्ति होती है, विकास की जो प्राप्ति होती है वो कितना होती है? 5.4%। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। याद रखिएगा कि सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि को किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर जो बात करें तो ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1997 से 2002 तक चली थी। विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? 6.5%। प्राप्ति कितनी होती है? 5.4%। अगला प्रश्न, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? चलिए भाई, अभी चर्चा हो रही थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म सभी लोग लिख करके बताइए। नीति आयोग का फुल फॉर्म सभी लोग लिख करके बताइए। क्या उत्तर होगा? हाँ, नीति आयोग का फुल फॉर्म। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष अभी कौन है? कमेंट करके बताइए। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आता है? तो यह अस्तित्व में आता है 1 जनवरी 2015। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। और यह सहकारी संघवाद अधिकतम हाँ, क्या हुआ? ठीक, हाँ ठीक, हाँ, और ये सहकारी संघवाद की धारणा पर चलता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम। नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया? नौवीं पंचवर्षीय योजना में समानता के साथ विकास करने की बात की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी की विकास की बात हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी वृद्धि की बात हुई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की बात होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर समावेशी विकास की बात होती है। ये सब दिमाग में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? आराम से करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। अगर ठीक तरीके से सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आता है कि किस कालखंड का ये अर्थशास्त्री है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, और जब तक एक क्रम से इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमेशा कंफ्यूजन में फंसे रहेंगे। तो सिंपल सटीक भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे
बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, बाद में फिर आपको मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अगर जो अलग से नोट्स आपको केवल चाहिए, अलग से टेस्ट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? काफी विविधता आ रही है, सब ये बोल रहे हैं। ये ऐसा क्या है कि जो सब में सही हो गया? चलिए देखते हैं। समय के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण जो बढ़ावा देना नियोजित प्रक्रिया के लिए इतना प्रिय हो गया है कि कृषि क्षेत्र पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बिल्कुल ठीक है भाई, 100% ये बात सही है। कि अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग देखें तो अगर जो अन्य अर्थव्यवस्था की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उनका औद्योगिक विकास बड़े पैमाने पे हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास उद्योग बड़े पैमाने पे विकसित हो चुके हैं, लेकिन हम भी अभी उद्योग धंधे में हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उद्योगों का विकास तेजी से करना चाहते हैं, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कृषि क्षेत्र पर हमारा ध्यान कम हो गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला है कि इस स्थिति की नीति ने हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा स्थिति उत्पन्न की है। बिल्कुल ठीक है भैया, जब हमारा ध्यान रहेगा ही नहीं कृषि में, या कृषि में हमें उतनी सुविधा मिलेगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि खाद्य संकट तो उत्पन्न होगा ही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म। तो देखिए, अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना को चलाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि ऐसी जगह जहाँ पे कम से कम 500 लोग रहते हो, और वो क्षेत्र कैसा हो? मरुस्थलीय हो, या वो क्षेत्र पहाड़ी हो। ठीक है, या ऐसे क्षेत्र जो शहर से कनेक्ट नहीं है और वहां पे 500 लोग रह रहे हैं, शहर से कनेक्ट नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का काम किया गया। शहरों से मतलब एक कोई क्षेत्र है जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा के लोग रह रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्ट शहरों की कनेक्टिविटी नहीं है, तो इनको क्या किया जाएगा कि शहरों से जोड़ा जाएगा। आप लोगों, अगर जो ग्रामीण एरिया में बिलोंग करते होंगे, तो आपने देखा ही होगा कि बोर्ड जरूर लगा होगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इतना पैसा आवंटित हुआ। अर्थात जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वर्ष 2000, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, फसल गहनता से क्या तात्पर्य है? फसल गहनता का मतलब क्या होता है? फसल गहनता का क्या मतलब होता है? हम्म। इजी सी बात है, फसल गहनता का मतलब क्या होता है? एक फार्मूला बताऊं, सभी लोग लिखने के लिए कहो तभी मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं अकेले नहीं लिखूंगा, सब लिख लेना। पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कोई पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ एक फार्मूला, आपको लिख लीजिए, जरूरी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि फसल गहनता से तात्पर्य क्या है।
तो फसल गहनता का मतलब ये होता है कि एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसलों को उगाना। जैसे अगर जो आपके घर पे खेती होती होगी तो आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो लोग क्या करते हैं, धान की रुपैया कर देते हैं, लोग धान लगा देते हैं अपने खेत में। जब गर्मियों का सीजन होता है तो लोग गेहूं लगा देते हैं। वहीं जब थोड़ा थोड़ा ठंडी का समय आता है तो लोग क्या करते हैं, आलू बो देते हैं। आलू बोए, आलू के ऊपर क्या लगा दिए, मूली लगा दिए। आलू बोए, उसके ऊपर मटर लगा दिए। लोग गेहूं बोए, उसमें क्या कर दिए, उसमें सरसों डाल दिए। तो ये क्या हो गया, यही तो गहन फसल बताता है कि एक वर्ष कृषि अवधि में एक ही खेत पे कई फसलों को उगाना। ठीक है, और एक आप फार्मूला लिख लीजिएगा, फसल गहन का फार्मूला क्या होता है। फसल गहनता का फार्मूला क्या होता है, तो फसल गहनता का फार्मूला होता है सकल फसली क्षेत्र, सकल सकल फसली क्षेत्र। ये मैं बता देता हूँ ताकि पेपर में आ जाएगा, तो फिर आप को ये नहीं लगेगा कि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो आप लोग को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि फसल गहनता इज इक्वल टू क्या होता है, सकल फसली क्षेत्र, मतलब जहाँ पे फसल हो रहा है उसका संपूर्ण क्षेत्र, अपान शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहाँ पे बोया गया है बीजों को, इंटू 100। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला कि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता है। किसको किसको ये मालूम है, सच्ची सच्ची हमको आप लोग बताइए। कई बार मैं बताया हूँ और एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिल ही जाता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिल ही जाता है कि भारत निर्माण योजना का कौन सा घटक नहीं है। तो देखिए, इजी सी बात है। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है। तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को होती है। ठीक है, और भारत निर्माण योजना के कितने घटक हैं, 6 घटक है। कितने घटक हैं, 6 घटक है। पहला क्या है, तो पहला है, इसमें पहला आपका क्या है, ग्रामीण आवास या आवास लिख लीजिए, ग्रामीण आवास या आवास। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है आपका सड़क। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है सिंचाई। चौथा क्या आता है, चौथा आता है विद्युतीकरण, विद्युत। पांचवा क्या है इसमें, पांचवा है पेयजल, पेयजल। और छठा क्या है, ग्रामीण दूर संचार, ग्रामीण दूर संचार। बात समझ में आई, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, सो भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब होती है, वो होती है 16 दिसंबर 2005 को। और भारत का निर्माण हो सके इसके लिए 6 घटकों को चुना गया कि इन 6 घटकों में हमें सुधार करना है, तभी भारत का निर्माण हो पाएगा। वो कौन कौन से घटक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास, मतलब लोगों को अच्छी आवास मिल सके। दूसरा सड़क, अच्छी परिवहन लोगों को मिल सके। सिंचाई, किसानों को बढ़िया सिंचाई मिल सके। लोगों को विद्युत मिल सके, पेयजल मिल सके, और ग्रामीण दूरसंचार हो सके। जब ये सारी सुविधाएं लोगों के पास उपलब्ध होगी तो लोग स्वायत्त निवेश के लिए आगे आएंगे, और जब निवेश बढ़ेगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आम आदमी बीमा योजना इनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है। आम आदमी बीमा योजना किसको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है, आपको ये बताना है। कल क्लास नहीं हुई थी, अब आज से क्लास शुरू हो गई है। थोड़ी मेरी तबीयत भी
आजकल सही रह नहीं रही है, इस वजह से क्लास में कल लिया नहीं था, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगी, आप लोग क्लास में ज्वाइन करते रहा करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सब गलत बता रहा है, कोई सही नहीं बता रहा है। हम्म आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? कोई बताएगा? आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2007 को। 2 अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आम आदमी और बीमा योजना, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को आपस में मिला करके 1 जनवरी 2013 को इसे पूरी तरीके से आम आदमी बीमा योजना का नाम दे दिया गया। पहले ये क्या था? केवल आम आदमी था, ठीक है ना। लेकिन बाद में कुछ योजना, 2 योजनाएं और चल रही थी, जनश्री बीमा और बीमा योजना। इन तीनों को मर्ज करके आम आदमी बीमा योजना बना दिया गया। कब बना दिया गया? 2013 में। और ये किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन मजदूरों से, है ना। और इनको क्या किया जाता है? इनको वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराया जाता है और इनकी भूमि पे इन्हें मालिकाना अधिकार या हक भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न कि मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब देखिए, ये एक बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। कुछ बच्चे 2005 याद करते हैं, कुछ 2006 याद करते हैं। तो याद करते हैं 2005 2006, बताइए। मनरेगा शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो क्या था? ये नरेगा था। शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो क्या था? ये नरेगा था, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्रश्न एक पूछा जाता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्थात नरेगा एक्ट कब आया था? तो जो एक्ट आया था वो आ गया था 2005 में। कब आया था? 2005 में आ गया था। और 2 फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हो जाती है। कहाँ से शुरुआत होती है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से क्या हो जाती है? इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि यदि सरकार असफल होती है तो रोजगार भत्ता नहीं देगी, ठीक है। नहीं भैया, इसमें ये एक क्या है? ये कानून भी है। ये क्या है? एक कानून है जिसमें 100 दिन का रोजगार देना, ये क्या है? 100 दिन का रोजगार देना नेसेसरी है। आप काम करवाएं चाहे न करवाएं, 100 दिन की आपको मजदूरी देनी है। अगला कि ट्राइसेम अर्थात ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम की बात हो रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत कब हुआ था? ट्राइसेम, इसका प्रारंभ कब हुआ था? अर्थात ग्रामीण युवा के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब से होती है? तो 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979, ठीक है। सॉरी 79, 79, 15 अगस्त 1979। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो 18 से 35 वर्ष के बीच में आते हैं, 18 से 35 वर्ष के बीच में आते हैं, ऐसे युवाओं को स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार अर्थात ये खुद से रोजगार जनरेट कर पाए, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया। वित्तीय
सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ग्रामीण विकास का, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि ट्राइसेम अर्थात ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है 15 अगस्त 1979 में होती है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ग्रामीण विकास से है। ये योजना चलाया क्यों गया? तो ये योजना इसलिए चलाया गया कि जो 18 से 35 वर्ष के बीच के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार प्रोवाइड कराया जा सके। अगला प्रश्न कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? चलिए, पूनम राजपूत जी, गीता जी, प्रभाकर जी, मंजू जी, सिब्बू जी, सुनीता गुप्ता जी, शत्रुघ्न जी, रितु चौहान जी, नौशाद अली जी, रुचि जी, अनीता सैनी जी, अर्चना पांडे जी, रमेश जी, रितु चौहान जी, नौशाद अली जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहा करिए, शेयर करते रहा करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आप जा करके लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ये तो बच्चों वाली बात है, ये बच्चों वाली बात है कि नहीं है? अब देखिए, देखिए, यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है तो इसके कारण क्या होगा? खूबसूरत सा प्रश्न है। देखिए, यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है, यानी सरकार जो कीमत का निर्धारण कर रही है, मान लीजिए कि सरकार अगर जो 100 रुपए किसी को मजदूरी दे रही है, लेकिन जब श्रम की बाजार कीमत से अधिक है, मतलब सरकार के द्वारा जो मजदूरी दी जा रही है वो ज्यादा दी जा रही है, और जब बाजार के द्वारा मजदूरी निर्धारित हो रहा है तो मान लीजिए कि वो 30 रुपया हो रहा है या वो 85 रुपया, 100 रुपये से कम ही हो रहा है, तो इसका सीधा सीधी मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका सीधा सीधी मतलब ये हो जाएगा कि बेरोजगारी में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्यों बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि लोगों को वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसका एक कारण क्या है? एक कारण ये भी है कि जब सरकार लोगों को नौकरी देती है तो सरकार लाखों रुपए इनकम देती है कि नहीं देती है? महीने का लाखों रुपए देती है कि नहीं देती है? और वहीं अगर जो आप वैसे प्राइवेट में काम करने जाए तो 5,000, 6,000, 7,000, तो क्या होगा? बेरोजगारी में वृद्धि होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि कौशल भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? कौशल भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? हम्म, हम्म। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना थी कौशल विकास मिशन, और इसमें इन्होंने क्या कहा था? कहा था कि हम लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि लोग अपने अपने रोजगार का सृजन कर पाए। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 जुलाई भी याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पिछले खपत का अधिकतम स्तर और आय, यह विचार किसने दिया? खूबसूरत सा प्रश्न। चलिए, लाइक शेयर करते रहा करिए। तस्नीम खान जी, रमेश जी, पिंकी जी, गीता जी, मंजू जी, ठीक है, अनीता जी, सरिता जी, संजय कुमार जी, रुचि जी, प्रीति सिंह जी, मंजुला शर्मा जी, रितु चौहान जी, सुनीता गुप्ता जी, मंजू जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। अगर जो भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी काफी विविधता आ रही है।
बहुत सारे लोग को क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। कोई क्लू है? सब बी बोल रहे हैं। बी वाले सब सही है क्या? बी वाले सब सही है लग रहा है। बी वालों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई। क्या उत्तर आ रहा है? सापेक्षाय परिकल्पना पढ़े हैं? किसकी? ड्यूजेनबरी की। ड्यूजेनबरी साहब ने कौन सी परिकल्पना दी थी? सापेक्षाय परिकल्पना दिया था। जिसमें क्या बोला था? जिसमें बोला था कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है और इस चक्कर में गरीब व्यक्ति अपने आय का बड़ा भाग उपभोग कर देता है और जब बड़ा भाग उपभोग कर देगा तो बचत होगी नहीं, बचत नहीं होगी तो वो गरीब होता चला जाएगा, वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जीडीपी और स्फीति का उपयोग के लिए किया जाता है? खूबसूरत सा प्रश्न है भाई, खूबसूरत सा प्रश्न है। थोड़ा अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे? इजी सी बात है सर, अब ये कोई गलत नहीं करेगा। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति नापने के लिए किया जाता है ना। और स्फीति का प्रयोग किया जाता है तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। और किसी अर्थव्यवस्था में बात करें तो स्थिति को मापने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन और दूसरा होता है जीएनपी या जीडीपी में जीडीपी या जीएनपी में औस्फीति परिवर्तन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी देश में मुद्रास्फीति मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि परिवार को आय प्राप्त होने वाली कुल व्यक्तिगत आय में उत्पादन में होने वाली आय और को सम्मिलित करते हैं। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए। हम्म इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूँ। और रोज क्लास होती है। अब रोज क्लास होगी। पिछले एक दो दिनों की बात करें तो क्लास हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब आप लोगों की रेगुलर क्लास 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 7:10 पे मैं लाइव आ जाऊंगा किसी भी स्थिति में, है ना। तो समय से क्लास ज्वाइन किया करिए, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सरकार से भुगतान हस्तांतरण। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा कि परिवारों को प्राप्त होने वाली कुल व्यक्तिगत आय में उत्पादन से होने वाली आय और सरकार से भुगतान हस्तांतरण क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूँ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला कि राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु उपभोग व निवेश आकलन पर आधारित विधि को क्या कहते हैं? जब हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो उसमें अगर जो हम लोग उपभोग और निवेश को शामिल करते हैं तो किस विधि के द्वारा हम लोग उपभोग और निवेश का पता लगा करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? बेसिकली आपको यही बताना है यहाँ पे। हम्म तो अब जिसको ये बात मालूम होगी उसको पता होगा, जिसको नहीं मालूम होगा उसको नहीं पता होगा। जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस प्लस एक्स माइनस एम। अगर जो आप लिख सके कि सी का मतलब क्या है तो लिख करके बताइए, आई का मतलब क्या है तो लिख करके बताइए। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, सो सभी लोग कमेंट कर बताइए सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है और एम क्या है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं व्यय विधि, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं या जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ कि 240 से 50 क्लास अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एप्लीकेशन पे देता हूँ। हर क्लास लगभग 1 घंटे की होती है। अगर जो बढ़िया से 3-4 महीने अगर जो रगड़ के बढ़िया से पढ़ दिए तो निश्चित तौर से मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। बशर्ते एप्लीकेशन पे जितनी भी क्लासेस दी जा रही है उसको पढ़िए, जो नोट्स दिया जा रहा है उससे रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, गलती को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, करंट में करा ही दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सभी कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर 3-4 महीना बढ़िया से पढ़ दिए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स आपको परेशान नहीं करेगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या में उच्च वृद्धि के साथ हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है भाई, अगर जो आपकी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर जो वृद्धि हो रही है तो ऐसा हम थोड़ी कहेंगे कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया, जनसंख्या तो बढ़ सकता है ना, देयर इज नो डाउट, जनसंख्या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय हमेशा घटेगी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होगा, तो उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या, यही तो बताए। तो ये यहाँ तो दोनों बातें ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर 1 और 2 दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न, फाल्ट लाइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और जितने लोग भी पढ़ रहे हैं थोड़ा आप भी मेहनत किया करिए, कापी पेन पास में रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर प्रश्न को लिखिए, सब कुछ लिखिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको थोड़ा बहुत लिखा जरूर करिए, है ना। क्योंकि अगर जो आप मुझे समय दे रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट 100% आना चाहिए और रिजल्ट आएगा भी। लेकिन आप छोटी मोटी गलतियां ना करें, जब भी बैठें थोड़ा कापी पेन लेकर के बैठें, बहुत मत लिखिए, 10-20 लाइन लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, रोज थोड़ा थोड़ा लिखिए। अभी देखिए एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास खुद का इतना बड़ा नोट्स हो जाएगा और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी बातें कहाँ पे है, ठीक है। तो थोड़ा नोट डाउन भी किया करते रहा करिए जरूर। क्या उत्तर आ रहा है, तो सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। बहुत चर्चित पुस्तक थी भाई ये, रघुराम राजन जी की बहुत चर्चित पुस्तक थी। और ये ठीक है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, रघुराम राजन बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ये गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? क्या भाई, कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के बाद लग जाएंगे हम भी पढ़ाई में। अरे भारत ऐसा देश है जहाँ पे कभी फेस्टिवल खत्म ही नहीं होता है, कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। तो अगर जो आप सफलता की चाह रखते हैं तो जब तक सफल नहीं हुए तब तक थोड़ा कम सेलिब्रेट करिए फेस्टिवल, क्योंकि जब पैसा जेब में आने लगेगा ना, जब महीने के पहली तारीख को आपके अकाउंट में 1 लाख सैलरी आ जाएगी या 80,000 सैलरी आ जाएगी, तो उसी दिन फेस्टिवल मन जाएगा, है कि नहीं है। बढ़िया अपनी बहन को क्या करिए, एक स्कूटी खरीद के गिफ्ट दे दीजिए, उसके लिए उससे बड़ा क्या होगा।
है ना। उस दिन राखी मन जाएगी, होली मन जाएगी, दिवाली मन जाएगी, हर त्योहार मन जाएगा। तो जब तक बेरोजगारी का आलम है, खूब मेहनत करके पढ़िए। है ना। क्या उत्तर आएगा बताइए। हम्म क्या उत्तर आ रहा है? 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के भारत सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था? तो जितने लोग भी लक्ष्य बोल रहे हैं कि सर जी 5.9%, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जीडीपी का 5.9% था। राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.9% था। जबकि राजस्व घाटा कितना था? राजस्व घाटा भी ध्यान में रखिएगा, इससे थोड़ी आपकी समझ विकसित होगी। राजस्व घाटा होगा, हालांकि जब मैं करेंट पढ़ाऊंगा तो फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। और प्राथमिक घाटा कितना था? तो प्राथमिक घाटा था लगभग 2.3%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अगला। किन्स के अनुसार स्फटिक अंतराल का कारण क्या है? क्या उत्तर होगा? इतना आप लोग सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई? मेहनत आप कर रहे हैं तो नौकरी लगेगी ही लगेगी। और देखिए, मेहनत बेकार नहीं जाता है। जिस दिन आपको मंच मिल जाएगा उस दिन आप बहुत बड़ा कर गुजर जाएंगे। बशर्ते मेहनत सच्चे मन से होनी चाहिए, है ना। मेहनत कभी भी किसी की भी खराब नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? बी सी। तो देखिए, स्फटिक अंतराल की बात किन्स आप करते ही हैं। अब फिर वही बात होगी कि इकोनॉमिक्स में भी इतिहास है। अब इतिहास क्या है तो आपको याद आना चाहिए किसकी? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि हम अर्थव्यवस्था में अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ा चुके हैं, अर्थात उत्पादन को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो उत्पादन के संसाधन है उसको हम लोग मैक्सिमम कर उत्पादन के संसाधनों का मैक्सिमम प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जैसे क्या हो गया, जैसे आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, और जो भौतिक संसाधन है जैसे आपका श्रम हो गया। तो जब कोई देश या जब कोई अर्थव्यवस्था ये क्लेम करे कि हम अपने प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का कुशलतम रूप से प्रयोग करके उत्पादन अधिकतम कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उत्पादन को और नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन भैया, जनसंख्या तो किसी के कंट्रोल में है नहीं। जनसंख्या तो बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन नहीं बढ़ेगा लेकिन जनसंख्या तो बढ़ेगी। लोग पैदा होना कम थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होगा? मांग भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति अर्थात उत्पादन में वृद्धि नहीं किया जा सकता है, लेकिन मांग में वृद्धि होता है। और यही मांग व पूर्ति के बीच में जो गैप उत्पन्न होता है उसे ही स्फटिक अंतराल बोलते हैं। और जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग कब बढ़ रही है? तब बढ़ रही है जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ रहा है। किन्स ने बोला था ना। अब देखिए, किन्स और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इन लोगों को तो साथ ही साथ पढ़ना चाहिए, किन्स को और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बहुत आलोचना किन्स साहब करते हैं। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं, आप एडमिशन लेने के बाद अपना जहाँ से आपने कोर्स एप्लीकेशन से परचेज किया है उसका स्क्रीनशॉट ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे जरूर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। बच्चों वाली बात है। पारंपरिक अर्थशास्त्री क्या कहते थे? उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, ताकि जब हम मूल्य का संचय करेंगे
तो ऐसी स्थिति में भविष्य में हमारी निवेश की क्षमता बढ़ जाएगी, और निवेश की क्षमता बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा लाभ कमाएंगे। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो फिर इन लोगों की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब कहते हैं कि अरे भैया, आप लोग मूल्य संचय की बात कर रहे हो, तो अगर जो आप मूल्य का संचय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बचत बढ़ जाएगी, और जब बचत बढ़ जाएगी तो आपका निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम होगा तो आप उत्पादन कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तो ये बात किन्स ने कही थी, सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। देखिए 3-4 चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट कब आता है, आरबीआई अधिनियम कब आता है, तो 1934 में आता है। फिर इसी के तहत आरबीआई की स्थापना कब होती है, आरबीआई की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1949 में होती है। उसके बाद 1935 में। फिर आरबीआई की अगर जो हम लोग बात करें कि राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब होता है, 1949 में, है ना। ये तीनों डेट ध्यान में रखिएगा। और बैंकिंग अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1949 में। तो बैंकिंग अधिनियम भी कब आया था, 1949 में आया था। अगला प्रश्न कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी भाई। क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर, तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो होती है वो होती है 1996 में होती है। 1996 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हाकिन्स स्टाफ शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हाकिन्स स्टाफ क्या होता है भाई, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी हाकिन्स स्टांस तो हाकिस स्टांस का मतलब ये होता है कि आरबीआई जानबूझ के अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करता है, मुद्रा पूर्ति को कम करता है ताकि मुद्रा स्फीति पे नियंत्रण पाया जा सके। आरबीआई जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को कम करता है ताकि मुद्रा स्फीति से नियंत्रण पाया जा सके। तो क्या बोल रहे हैं सर, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम करना है। अगला प्रश्न है कि आईबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि आईबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ पे है भाई। इसी को आरबीएल बैंक को ही हम लोग क्या जानते थे पहले, आरबीएल बैंक को और किस नाम से हम लोग जानते थे, महारत्न बैंक के नाम से जानते थे।
महारत्न बैंक पूछा जाता है कि महारत्न बैंक, हाँ क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं मुंबई, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1943 में होती है। अगला कि यदि मुद्रा की पूर्ति 500 और नामात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति क्या होगी? कल बताया था मैं इस प्रश्न को, आज भी बता रहा हूं, कल भी बताया था, है ना? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? नॉमिनल इनकम कितना दिया गया है? नॉमिनल इनकम 3000, नामात्र आय 3000 अपान मुद्रा की पूर्ति, ये कितना दिया गया है? 500। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला, आगे कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा सेशन और मजा आया कि नहीं आया, कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का अलग अलग बैच देखने को मिलेगा और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम के की तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहाँ पे होगा, आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई के लिए, बिहार में सेट और बेट के लिए, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी++बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।